Hello everyone, welcome back to my channel once again. Let's continue with the MCQs from 41 to 45. Till now we are done up to 40 questions. फटाफट से करते हैं start. I hope आपको conceptual clarity मिल रही होगी along with the MCQs. चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करते हैं. साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है जो हम अपनी लेते चलेंगे. मिस्टर हैप्पी सिंह इज अ रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़. मिस्टर हैप्पी सिंह कहाँ पे रहते हैं? चंडीगढ़ में. द मैरिज ऑफ हिज डॉटर खुशी कौर हैज बीन फाइनलाइज विद मिस्टर लवली एनआरआई. सिंपल सी बात क्या बोली, मिस्टर हैप्पी सिंह की डॉटर है जो उनकी जो मैरिज है वो फिक्स हुई है विद एनआरआई जो कि कनाडा में सेटल डाउन है. मैरिज इज शेड्यूल्ड ऑन 14 फरवरी इन चंडीगढ़. मिस्टर हैप्पी वांट्स टू सेंड द 5000 मैरिज इनविटेशन. 5000 मैरिज इनविटेशन कार्ड वो सेंड करना चाह रहे हैं किसको? टू ऑल द रिलेटिव फ्रेंड्स इन इंडिया टू अटेंड द मैरिज. मिस्टर हैप्पी सिंह को अल्टीमेटली 5000 कार्ड को भेजना है टू ऑल द रिलेटिव एंड फ्रेंड्स इन इंडिया टू अटेंड द मैरिज. उन्होंने ये कहां से भेजा? स्पीड पोस्ट से भेजा. किससे भेजी है ये जो पोस्ट भेजी है वो स्पीड पोस्ट से भेजा इनविटेशन. ही इज नॉट श्योर अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ द स्पीड पोस्ट सर्विसेज. स्पीड पोस्ट सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी की बात कर रहा है. फटाफट से मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देती हूँ. फटाफट से मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देती हूँ अबाउट द स्पीड पोस्ट सर्विसेज. स्पीड पोस्ट सर्विसेज गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज की बात आती है. गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है पोस्टल सर्विसेज. गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो पोस्टल सर्विसेज. अगर गवर्नमेंट पोस्टल सर्विसेज किसको देती है? गवर्नमेंट सर्विसेज पोस्टल देती है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मतलब अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देती है. गवर्नमेंट सर्विसेज गिविंग द पोस्टल सर्विसेज टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज गिविंग द पोस्टल सर्विसेज किसको? टू द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट. तो वो क्या हो जाता है? एग्जाम हो जाता है. तो वो क्या हो जाता है? एग्जाम हो जाता है. अब बात आती है अगर गवर्नमेंट इज गिविंग द पोस्टल सर्विसेज किसको? अदर देन गवर्नमेंट सर्विसेज अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों को देती है. तो हमें उसमें देखना है ये कौन सी सर्विसेज है. तो हमें उसमें देखना है अगर डिपार्टमेंट वाले में अदर पर्सन को दी जा रही है तो कौन सी सर्विसेज है. अगर वो सेल की सर्विसेज है. सेल की सर्विसेज का मतलब स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज एंड लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज. स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज एंड लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज. तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाएगा. ध्यान रखना फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा मतलब गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देना है. अगर कोई अदर सर्विसेज है और कोई अदर सर्विसेज अगर रह जाती है अगर अदर सर्विसेज रहती है लाइक मनी ऑर्डर वगैरह तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा? तो वो एग्जाम हो जाएगी सबके लिए. सिंपल सी बात क्या है? गवर्नमेंट जब पोस्टल सर्विसेज दे रही है नॉन गवर्नमेंट पर्सन को दे रही हो प्लस सेल वाली सर्विसेज हो. नॉन गवर्नमेंट वाले अदर पर्सन को दे रही हो प्लस सेल वाली सर्विसेज हो तभी टैक्सेबल होगी. प्लस फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी. क्या सर्विसेज होंगी? सेल वाली सर्विसेज होनी चाहिए. अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रही हो तभी वो टैक्सेबल होगी. अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कौन सी सर्विस दे रही हो? स्पीड पार्सल, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज एंड एजेंसी सर्विसेज. देखो कुरियर की सर्विसेज हम देते हैं तो एनी हाउ टैक्सेबल है. तो सेम सर्विसेज अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे रहा है तो वो भी तो टैक्सेबल होनी चाहिए ना. दैट्स व्हाई इट इज द टैक्सेबल हियर. तो ये चार सर्विसेज अगर गवर्नमेंट दे रही है अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को then these are the taxable under forward charge mechanism. forward charge mechanism में ये क्या है? टैक्सेबल है. तो करंट ऑप्शन क्या आएगा? जीएसटी पेबल है या नहीं है? जीएसटी इज पेबल. तो इन्होंने क्या दिया है? स्पीड पोस्ट सर्विसेज दी है. तो स्पीड पोस्ट सर्विसेज किसको दी है? मिस्टर हैप्पी सिंह को दी है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह नहीं है. तो अल्टीमेटली इस पे जीएसटी पेबल हो जाएगा. इस पे जीएसटी पेबल हो जाएगा. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इट सेज दैट क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं. फटाफट से रीड करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42. मिस्टर कुमार इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ खिलाड़ी इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड. मिस्टर कुमार क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी है खिलाड़ी इक्विपमेंट्स के. द कंपनी इज लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन मुंबई. मिस्टर कुमार डायरेक्टर है. कंपनी मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है. कंपनी ने क्या करा है? मिस्टर कुमार has decided to send the food grain and other relief material. food grain and other relief material. मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी यहीं पे
जब भी फूड ग्रेन हो गया, कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो अगर आप जीटीए के थ्रू भेज रहे हो, रेलवे के थ्रू भेज रहे हो या वेसल के थ्रू भेज रहे हो, देन इट इज एग्जाम्प्टेड। जीटीए के थ्रू, रेलवे के थ्रू, वेसल्स के थ्रू, इन तीन के थ्रू भेज रहे हो, देन दीज आर द एग्जाम्प्टेड। अगर यही गुड्स आप किसके थ्रू भेज रहे हो, एयरवे के थ्रू भेज रहे हो, बाय एयर भेज रहे हो, देन दीज आर द टैक्सेबल। तो अब ये कौन कौन से गुड्स है, सारी इंपॉर्टेंट वाली है। कौन कौन सी, सबसे पहले आता है रेलवे रिलेटेड आता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स हो गई, न्यूज़पेपर वाली हो गई, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गई, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, रैंडम इसका हो गया, रेलवे हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, डिफेंस वाले आइटम्स होगी, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, एंड एग्रीकल्चर एंड ग्रेन्स वगैरह, जो ग्रेन्स वगैरह, राइस वगैरह होते हैं, इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर आप जीटीए, रेलवे, वेसल से कर रहे हो, देन दीज आर एग्जाम्प्टेड। अगर इफ यू आर transporting these items through the airways, then these are the taxable। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं आगे। रिलीफ मटेरियल भी हमारे इसमें कवर हो रहा है, फूड ग्रेन्स भी कवर हो रहा है। तो किसके थ्रू भेज रहा है, एयरवेज एंड द रेलवेज रिस्पेक्टिवली। तो मतलब जो फूड ग्रेन किससे भेज रहा है, रेलवे से भेज रहे हैं, एंड रिलीफ मटेरियल आर सेंट थ्रू द एयरवेज से भेजा हुआ रिलीफ मटेरियल आर टैक्सेबल। द कंपनी कहती है एयरलाइंस को, इंडियन एयरवे को, कंपनी ने किसको कांटेक्ट किया, रिस्पेक्टिव पर्संस को कांटेक्ट किया, फॉर द सेम हैज बीन डिटरमाइंड एज इतने एंड इतने। मिस्टर कुमार सीक्स योर हेल्प टू डिटरमाइन द जीएसटी पेबल। मिस्टर कुमार क्या कह रहे हैं, जीएसटी पेबल बता रहे हैं, वर्थ उनकी इतनी इतनी है, एंड कितने में डिटरमाइन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट किस से हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस है 10 lakhs बाय एयर है एंड 50,000 बाय रेलवेज है, 50,000 बाय रेलवेज है। चलिए क्या कह रहा है उसके बाद, जीएसटी रेट इज 18%। बताओ कितना लगेगा। ये तो ध्यान रखना, गुड्स की वर्थ थी, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, गुड्स पे जीएसटी नहीं करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन जो एयर के थ्रू हो रही है, दैट इज टैक्सेबल, एंड जो ट्रांसपोर्टेशन जीटीए, रेलवे एंड वेसल के थ्रू हो रही है, दैट इज एग्जाम्प्टेड। तो 10 लाख की जो वर्थ है बाय एयर हो रही है, तो 18% कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा इस सुपर एयरलाइन का 1,80,000 एंड जो रेलवे से भेजा गया है, रेलवे से क्या भेजा गया है, रेलवे से भेजा गया है फूड ग्रेन्स, दैट इज एग्जाम्प्टेड बिकॉज वो जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है उन गुड्स में आ रही है, इंपॉर्टेंट लिस्ट की गुड्स में आ रही है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ए मस्ट बी द आंसर। लास्ट में एक बार हम अपना ड्रेस में चेक कर लेंगे, वो आपको समझ में आ गया हो। सबसे पहले हमने क्या देख रहे हैं, कौन कौन से गुड्स है, क्या इन लिस्ट में वो स्पेसिफाई हो रही है, यस दीज आर द लिस्ट जिसमें वो आ रही है। उसके बाद देखना है क्या वो जीटीए, रेलवे, वेसल से जा रहा है, देन दीज आर एग्जाम्प्टेड। अगर कोई एयरवे से जा रहा है उसको कर दो टैक्सेबल, इवन दो दीज आर द गुड्स, अगर वो एयरवे से जा रहा है देन दीज आर द टैक्सेबल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 second प्लीज, लेट मी हैव वाटर। Let's move to the question number 43. What the question number 43 says that Mr. Manjot is a trader supplying the goods from his firm, Mr. Singh trader. Mr. Manjot क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं अपनी फर्म से। The office of a firm, ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड है, दिल्ली में। Where उसके गोडाउन कहाँ पर लोकेटेड है, यूपी में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में। यूपी में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। उसके बाद क्या बोला है, सिंह ट्रेडर्स की इंट्रा स्टेट सप्लाईज बताई गई है। दिल्ली से कितने सप्लाई कर रहा है, पंजाब से, यूपी से, जम्मू एंड कश्मीर से।
कितने सप्लाई करना है, अब ये बताना है रजिस्ट्रेशन उसने लेना है कि नहीं। मैंने आपको बार बार ये बात बताई है रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने क्या देखनी होता है, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सभी स्टेट की टर्नओवर देखनी है, क्या बेसिक थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर रही है या नहीं कर रही, एक्सीड कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो बेसिक थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर रही है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड है, लेकिन ओनली उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड है जहां से वो टैक्सेबल अप्लाई कर रही है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एग्रीगेट टर्नओवर को चेक करना है वेदर दीज आर मोर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है देन उसको रजिस्ट्रेशन ओनली उस स्टेट में लेना है जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रही है। अब बताती है एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कराऊंगी। एग्रीगेट का मतलब क्लब करना है सारी स्टेट का। टर्नओवर का मतलब क्या है, टर्नओवर का मतलब एग्रीगेट में को बांधना है, टाई को बांधना है, टाई को टाई करना है। टाई मतलब टैक्सेबल टर्नओवर, आई बना इंटरस्टेट टर्नओवर, ई से एग्जाम्प्टेड, ई से एक्सपोर्टेड, इन टैक्सेबल इंटरस्टेट एक्सपोर्टेड एंड एग्जाम्प्टेड, टैक्सेबल इंटरस्टेट एक्सपोर्टेड एंड एग्जाम्प्टेड सबको क्लब करके देखना है। एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी सीजीएसटी वगैरह टैक्सेस को ऐड नहीं करना है। सीजीएसटी एजीएसटी आईजीएसटी वगैरह को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, आईजीएसटी वगैरह को हम हटा देंगे। दूसरी बात क्या बताया था मैंने, अगर आपने आरसीएम में टैक्स पे किया है, अगर आपकी कोई इनवॉइस सप्लाई है जिसपे आपने आरसीएम में टैक्स पे किया है तो वो आपकी सप्लाई नहीं है, जिसने एक्चुअल में सप्लाई करी है उसकी सप्लाई। अल्टीमेटली इफ आई एम सप्लाइंग द गुड्स एंड दीज आर द taxable under RCM means other party will pay the tax in the RCM. It will be considered as my supply even though tax is paid by the recipient. Tax is paid by the recipient. चलिए देखते हैं सबसे पहले किस स्टेट की क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, मैं आपको बार बार रिपीट करा चुकी हूँ। अगर एम स्क्वायर एनटी वाले स्टेट है, एम स्क्वायर एनटी वाले स्टेट है, एम कुछ मैंने आपको बताया था, ये बात मैं आपको बता रही हूँ जो अभी मैं आपको रिवाइज करने के लिए क्या बता रही हूँ। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 1020 था, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 1020 था, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 1020 था। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर आप एक्सक्लूसिव गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो 40 लाख अलाउड था, 40 लाख अलाउड था। अब यहाँ पर हमें जो भी स्टेट दिए हुए हैं these are not the special category state, these are not the स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो यहाँ पर क्या क्या दिए हुए हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट ये यहाँ पर नहीं है, तो 40 लाख की यहाँ पे जो टर्नओवर है वो अलाउड है, 40 लाख की टर्नओवर यहाँ पर अलाउड है। देखते हैं क्या इसकी टर्नओवर 40 लाख बनती है या नहीं। तो सारी स्टेट की क्लब करनी है, टैक्सेबल इंटरस्टेट एग्जाम्प्टेड एंड एक्सपोर्टेड को भी क्लब करना है। देखते हैं सबसे पहले दिल्ली से कितना करा है, 21 लाख ऐड कर लीजिए, उसके बाद 6 लाख करा है पंजाब से ऐड कर लीजिए, उत्तर प्रदेश से कितना करा है 3 लाख, 3 लाख ध्यान रखना बोला है, टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्टेड 3 लाख ईच बोला है, तो हम 6 लाख ऐड करेंगे, ईच बोला है 6 लाख ऐड करेंगे बिकॉज एग्जाम्प्टेड भी ऐड करनी है एंड टैक्सेबल भी ऐड करनी है। उसके बाद जेएनके में कितना बोला है 8 लाख प्लस 3 लाख, जेएनके में बोला 8 लाख प्लस 3 लाख, इट्स कम आउट टू 44 लाख, मतलब 40 लाख से एक्सीड कर रही है, मींस इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। लेकिन अब बात आती है रजिस्ट्रेशन लेना कहां पर है। नाउ द थिंग इज रजिस्ट्रेशन लेना कहां पर है, रजिस्ट्रेशन लेना है इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करी है 40 लाख से, मतलब ये रजिस्ट्रेशन लेना है। अब रजिस्ट्रेशन लेना कहां पर है, जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। दिल्ली से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, पंजाब से नहीं कर रहा है, जेएनके से भी कर रहा है, दिल्ली यूपी एंड जेएनके, दिल्ली यूपी एंड जेएनके से उसको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। देखो ऑप्शन में क्या है, दिल्ली यूपी जेएनके, यस बी मस्ट बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है,
रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट को। मिस्टर पांडे इज एम्बुलेंस ड्राइवर who lives in NCT of Delhi. He provides the driving to Pre-Heart and Lung Institute, a super specialty registered under GST in Delhi. सिंपल सी बात क्या बोल रहा है, एम्बुलेंस सर्विसेज। मैं फटाफट से आपको यहीं पे क्लियर करा देती हूँ, एम्बुलेंस सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या बोला गया है। अगर एम्बुलेंस सर्विसेज कोई हॉस्पिटल भी दे रहा है, कोई अदर पर्सन भी दे रहा है टू द पेशेंट, किसको दे रहा है, टू द पेशेंट अगर वो दे रहा है तो क्या है, वो एग्जाम्प्टेड सर्विसेज है। हॉस्पिटल देगा देन आल्सो इट इज एग्जाम्प्टेड, अदर पर्सन कोई दे रहा है एम्बुलेंस सर्विस देन आल्सो दीज आर एग्जाम्प्टेड। तो क्या बताया, एम्बुलेंस सर्विसेज अगर पेशेंट को दी जा रही है इवन बाय द हॉस्पिटल इवन बाय द अदर पर्सन, बोथ आर एग्जाम्प्टेड। लेकिन वो पेशेंट को दी जानी चाहिए टू एंड फ्रॉम द हॉस्पिटल, टू एंड फ्रॉम द हॉस्पिटल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, मिस्टर पांडे वाज इंस्ट्रक्टेड टू पिक अप द पेशेंट इन गुड़गांव टू PHLI। मिस्टर पांडे को क्या इंस्ट्रक्शन मिली, पेशेंट को लेकर जाना है टू पिक अप द पेशेंट, गुड़गांव से पिकअप करना है पेशेंट को टू PHLI। जब वो जा रहा था तब तो वो खाली जा रहा था, जब वो जा रहा था गुरुग्राम, दिल्ली टू गुरुग्राम, तब तो वो खाली जा रहा था। उसने सोचा मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, कुछ पैसेंजर बिठा लेता हूँ, कुछ पैसेंजर बिठा लेता हूँ, मेरी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। अब क्या ये एम्बुलेंस की सर्विसेज तो इसने दी है, तो क्या ये एग्जाम्प्टेड होगी, नो, बिकॉज दीज आर नॉट प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, दीज आर जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज, देन इट इज द टैक्सेबल सर्विसेज। कहने का मतलब ये है एम्बुलेंस की सर्विसेज चाहे हॉस्पिटल दे चाहे अदर पर्सन दे, मस्ट बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट टू एंड फ्रॉम द हॉस्पिटल, then only these are exempted other than the टैक्सेबल सर्विसेज। अब बताओ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो दी गई है, दी तो एम्बुलेंस की है, क्या वो एग्जाम्प्टेड है, नो, इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। तो आधा अधूरा ज्ञान में यहाँ पर फेल करवा सकता है। तो आई जनरली ट्राई की एक पॉइंट से जितने भी पॉइंट लिंक हो रहे हैं वो मैं आपको सारे कवर करा दूं, so that आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाए and maximum number of time you get revise the concepts also. I hope these are beneficial for you and yes share it with the friends as well so that सबका बेनिफिट हो, सबकी एग्जाम्शन है बिकॉज सब मेहनत कर रहे हैं, एवरीवन हैज टू पास, है ना, सब पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फाइनल्स में कोई ऐसे तो देने जा नहीं रहा एग्जाम, चलो देख लेंगे पास होंगे कि नहीं। सबकी हेल्प कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली बी रिप्लाइंग फॉर यू। चलिए अभी बातें भी करे बिना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहे हैं, मेसर्स काला एंड एसोसिएट्स डीलिंग इन द सेल परचेज ऑफ यूज्ड और सेकंड हैंड कार्ड, यूज्ड और सेकंड हैंड कार्ड रजिस्टर्ड अंडर GST, यूज्ड सेकेंड हैंड का रजिस्टर्ड अंडर GST, रजिस्टर्ड अंडर GST की बात कर रहा है। क्या बताया, उसका परचेज प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, ये बताया है। मेथड काला एंड एसोसिएट परचेज द कार 1 2 3 4 फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड कार 4 इन्होंने परचेज करी है रजिस्टर्ड पर्सन से, कार 4 परचेज करी है रजिस्टर्ड पर्सन से, मींस इन्होंने IT से भी ले लिया है, मींस इन्होंने IT से भी ले लिया है। तो टैक्सेबिलिटी बताओ, टैक्सेबिलिटी बताओ इसकी। अब मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, एक रूल आता है जो वैल्यूएशन में आता है, रूल 32(5) रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना, मैं कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ, इसमें बहुत सारी हमें क्या होती है, बहुत सारी में कंफ्यूजन रहती है। क्या बोला गया है रूल 32(5) में, अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स में डील कर रहे हैं, अगर आप सेकेंड हैंड गुड में डील कर रहे हैं, इन केस यू आर डीलिंग इन द सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स में आप डील कर रहे हैं, तो क्या बोला गया है, सेकेंड हैंड गुड्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो देखना है, तो क्या आपने जब आपने गुड्स को परचेज किया, जब आपने गुड्स को परचेज किया तो क्या उस पे IT से लिया, क्या उस पे IT से लिया, अगर आपने IT से लिया, नॉर्मल हम क्या कहते हैं, सेल वैल्यू इज द टैक्सेबल वैल्यू, सेल वैल्यू इज द टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे कुछ केस डिफरेंट है, ध्यान रखना। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स में डील कर रहे हैं, सिंपल सी बात ध्यान से सुनो, अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स में डील कर रहे हैं एंड जो आपने गुड्स परचेज करी है अनरजिस्टर्ड से परचेज करी है, अनरजिस्टर्ड से परचेज करी मींस आपने IT से नहीं लिया होगा, आपने IT से नहीं लिया होगा। जब आपने सेकेंड हैंड गुड्स में डील कर रहे हो एंड आपने IT से भी नहीं लिया, तो आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो वैल्यू सप्लाई है, मार्जिन है,
वो मार्जिन ऑफ सेल एंड परचेज है। क्या है? मार्जिन ऑफ सेल एंड परचेज है। देखो अगर आपने आईटीसी लिया है, अगर आपने आईटीसी लिया है देन इट इज वेरी सिंपल केस, सेल वैल्यू पे आप टैक्स लगा दोगे एंड आईटीसी को नीचे से लेस करके नेट पे कर दोगे। अगर आपने आईटीसी लिया है तो सेल वैल्यू पे टैक्स लगाओगे, आईटीसी को लेस करके नेट पे कर दोगे। लेकिन बट इन केस यू आर डीलिंग अंडर सेकंड हैंड गुड्स एंड आपने क्या करा है, गुड्स पे आईटीसी भी नहीं लिया है, सिंपल सी बात, हम यहाँ पे सेकंड हैंड में डील कर रहे हैं, सेकंड हैंड में डील कर रहे हैं। दूसरी बात आईटीसी नहीं लिया, क्यों? क्योंकि हमने रजिस्टर्ड पे परचेज किया है। कार 1 2 3 हमने अनरजिस्टर्ड पे परचेज करी है, मीन इस पे आईटीसी नहीं लिया है। आईटीसी नहीं लिया है तो टैक्सेबल वैल्यू क्या बनेगी? सेल माइनस परचेज, मार्जिन वैल्यू विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है, अगर हमने कम पे सेल करा है, अगर मार्जिन नेगेटिव आ रहा है तो इग्नोर करना है, मार्जिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इग्नोर करना है। इस केस में देखिए क्या होगा, केस 1 2 3 में आईटीसी नहीं लिया बिकॉज अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं, तो मार्जिन वैल्यू कितनी आ गई? 2,50,000, 2,50,000। यहाँ पर मार्जिन वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसको छोड़ दो बिकॉज 275 छोटा है, परचेज प्राइस ज्यादा है। इस केस में 50,000 विल बी द मार्जिन मनी, 50,000 विल बी द मार्जिन वैल्यू। केस 4 को छोड़ दो, केस 1 2 3 की बात करी मैं बिकॉज इट इज अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है, आईटीसी नहीं लिया है, तो इस 3 लाख पे, इस 3 लाख पे 18% का टैक्स लग जाएगा। 3 लाख पे 18% का टैक्स लेके कितना हो गया? 54,000। अब केस 4 पे आ जाओ, केस 4 रजिस्टर्ड से लिया है, रजिस्टर्ड से लिया तो मार्जिन की कोई भी बात नहीं आएगी, सीधा सेल वैल्यू पे टैक्स लगेगा, सीधा सेल वैल्यू पे टैक्स लगेगा। मीन 9,50,000 पे 18% लगाइए, 9,50,000 पे 18% बन रहा है 1,71,000। रेट यही है ना? यस, 9 इस पे बन रहा है 1,71,000, जिसपे 1,30,000 का आईटीसी हम ले चुके हैं, 1,30,000 का आईटीसी ले चुके हैं, उसमें से लेस कर दो, 1,30,000 का आईटीसी लेस करोगे तो कितना बन गया? 41,000 तो फोर्थ केस का बन गया एंड 54,000 अदर केसेस का बन गया, तो टोटल 95,000 टैक्स ए आंसर होना चाहिए। टोटल 95,000 मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ, अगर आपने सेकंड हैंड गुड्स में डील कर रहे हो एंड अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी सेल माइनस परचेज वाली वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी सेल माइनस परचेज। इन केस सेल माइनस परचेज इज नेगेटिव, इग्नोर द वैल्यू, जो पॉजिटिव है उन पर टैक्स लग जाएगा। बट इन केस यू हैव टेकन फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, आईटीसी लिया है तो सिंपल सेल वैल्यू पे लगाओ जीएसटी, आईटीसी कर दो लेस। अभी हम कर रहे थे अपने आंसर्स मैच सो दैट हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। I try to keep myself so much of energetic so that आप लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटके। इजी पढ़ाना भी इजी है कि चलो फटाफट से करा दो, बट स्टिल आई ट्राई कि आई शुड फील एनर्जेटिक सो दैट आपके कानों में मेरी आवाज गूंज रही हो, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना जा रही हो। ए बी ए क्या बोला गया है? यस, ए बी ए। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, कोई भी डाउट ना रह जाए बात के लिए, बिकॉज एग्जाम्स आर नियर, वी कैन नॉट अफोर्ड कोई भी मिस्टेक। यस, ए इसका देखते हैं बी होना चाहिए, यस बी, देन ए, देन ऑल्सो इट इज ए। आई होप आपको समझ में आया है। टिल नाउ वी आर डन विद द 45 MCQs एंड इन दिस 45 MCQs ट्रस्ट मी वी हैव कवर्ड सो मेनी ऑफ कॉन्सेप्ट्स कि आपको अल्टीमेटली वो एग्जाम टाइम में रिकॉल होने वाले हैं। दिस इज एक्सपीरियंस फ्रॉम द लास्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। हमने सिर्फ केस सिनेरियो करे थे बट वो केस सिनेरियो इतने हेल्पफुल रहे कि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स का मैसेजेस आया है दैट दीज आर वेरी हेल्पफुल एंड एग्जाम्शन भी आई है हमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। एग्जाम्शन लेकर आनी है, स्टिल यू हैव सफिशिएंट टाइम इन द हैंड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल द टाइम टेक केयर एंड यस स्टडी वेल।